नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली 8 बजे यहाँ पर जो मेरी हिंदी की क्लास है चलती है, तो ये टाइमिंग जो है याद रखिएगा। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप सभी को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। डेली आप सभी को वहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि मेरी डेली 3 क्लासेज अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप लोग अनअकैडमी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे मुझे जाकर के फॉलो कर लेना है। डेली मेरी 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, ये 3 टाइम पे मेरी क्लासेज जो चलती हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करना है, और वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भी बना दिया है कि कैसे आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं ले पाते हैं कि अनअकैडमी पर कैसे आपकी क्लास लेनी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है कि अनअकैडमी की क्लास कैसे लें। उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। इस इनवाइट कोड की वजह से जो है आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है याद रखिएगा। इन और इसी कोड की वजह से अगर आप लोग प्लस पे भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो प्लस में भी इसी कोड की वजह से आप लोग जो है बिल्कुल फ्री, मतलब 10% डिस्काउंट के साथ प्लस में कोई भी कोर्स जो है ले सकते हैं, A to Z किसी भी कैटेगरी में। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक, करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। फटाफट जवाब दीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है। हिंदी की क्या पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है? बिल्कुल गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिशब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, पर्यायवाची शब्दों को हम लोग प्रतिशब्द भी बोलते हैं। इसी तरह तीसरा कह रहा है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो केवल 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तरंग, घोड़ा, या आपका घोटक, या है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है। जो है, अगर हम बात करते हैं है, पर्यायवाची पूछ रहा नहीं है, तो है तो आपका है, घोटक भी है और आपका घोड़ा भी है। लेकिन तरंग की बात करते हैं दोस्तों। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर तरंग, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जो तरंग है दोस्तों आपका, ये अश्व का पर्यायवाची नहीं होता। तरंग का पर्यायवाची दोस्तों आपका लहर होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो लहर है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? बताइए। 50 प्लस क्वेश्चन पर्यायवाची से होंगे, जिससे आपको पर्यायवाची अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। अनीक की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर अनीक का पर्यायवाची सेना हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सेना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, उरग। उरग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उरग जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है, सांप का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों? आपका सांप का पर्यायवाची होता है। पाहन, उपल और पाषाण, ये दोस्तों आपके पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। एक प्रस्तर भी होता है, प्रस्तर भी आपका पत्थर का पर्यायवाची है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको मैं आज 100 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पांचवा जवाब दीजिए फटाफट। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिहग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिहग के बारे में, तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहग हो जाएगा। इसके अलावा खग भी आपका पक्षी का पर्यायवाची होता है, पखेरु भी होता है। खग, पखेरु, परिंदा, तो ये जो होते हैं दोस्तों आपके पक्षी के ही पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नलिनी है, कैरव है, चंद्रप्रिया है। बताइए किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर सभी लोग एक एक करके जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुमुदनी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो कुमुदनी के पर्यायवाची हैं भाई, ये जो होते हैं नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया, ये आपके कुमुदनी के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो कि असुर का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। यातुधान, शुरारी, धूम्रकेतु या तमीरचर? जवाब दीजिए फटाफट।
चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो धूम्रकेतु है, अगर हम बात करते हैं धूम्रकेतु के बारे में, तो दोस्तों धूम्रकेतु जो है आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धूम्रकेतु यहाँ पर नहीं हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमल, कल्प, वृक्ष, या आपका गुलाब, या केवड़ा। तो बिल्कुल सही जवाब है सर। अगर हम अरविंद की बात करते हैं, जवाब यहाँ पर आ रहा है कमल, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो कमल है करेक्ट हो जाएगा। कमल, जलज, पंकज, ये सारे आपके अरविंद या कमल के पर्यायवाची होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। जवाब देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सी, अनाड़ी जो है आपका अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सारी के सारे आपके अनाथ के पर्यायवाची होते हैं। कभी कभी दीन पूछा जाता है, तो दीन भी आपका अनाथ का ही पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको स्किप कर देंगे, अनाड़ी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? तम, अमावस्या, अंधेरा, या तिमिर? फटाफट जवाब दीजिए सर। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन को लिख दीजिए कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अब जवाब दीजिए। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, अभी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अमावस्या। अमावस्या जो है आपका अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष सभी को पता है ना, तो यहाँ पर कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कल्प वृक्ष की बात करते हैं तो ये सभी हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सारे के सारे आपके कल्प वृक्ष के ही पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भाई कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलन, गगन, वसन, या जंगल? कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए सर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। जवाब देते हुए चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। वसन जो है आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। वसन हो सकता है, वस्त्र हो जाएगा, इसके अलावा चीर भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा सर? अंबर हो सकता है, पट हो सकता है। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं कपड़ा के। लिबास, पोशाक, ये सारे इसी के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? खगेश बताइए सर। खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वासुदेव, वैनतेय, वाक, या विधु? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर 14 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। वैनतेय, खगोश का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका वैनतेय हो जाएगा। और खगेश और वैनतेय ये बेसिकली आपके गरुड़ जानते हैं ना, गरुड़ भी इसी का पर्यायवाची होता है, तो गरुड़ भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे गरुड़ पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर विधु दिया गया है, तो विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और वासुदेव किसको बोला गया? श्री कृष्ण को बोला गया है, तो ये कृष्ण का पर्यायवाची होता है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? भारती, धात्री, श्री, या ज्योत्सना? फटाफट जवाब दीजिए सर। दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया, धात्री। बिल्कुल सही बात है सर। धात्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये दुर्गा का पर्यायवाची है। इसके अलावा यहाँ पर श्री जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ज्योत्सना जो है चांदनी का पर्यायवाची होता है, और भारती जो है सरस्वती जी को बोला जाता है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आई होप आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। चारों क्लियर करते हुए चलेंगे जहां पर हो सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कुंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर? आपका हेम। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करते हैं हेम के बारे में, तो कुंदन का पर्यायवाची दोस्तों आपका हेम हो जाएगा। मतंग है, दुश्मन है, और स्वज है, तो भाई आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुंदन के और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका स्वर्ण, कंचन, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इसके अंदर में आते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए सर। जो ये मार शब्द है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ जी हाँ, अब बिल्कुल सही बात है सर, जवाब आ चुका है। अनंग यहाँ पर जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। मार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अनंग का पर्यायवाची है। इसके अलावा मार के और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। काम दोस्तों मार का पर्यायवाची है। मदन, और भी बहुत सारे होते हैं, मदन, मनोज, मानसिज, मकर ध्वज, रतिपति, ये सारे आपके मार के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं।
क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द दोस्तों अहि का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर देखा जाए तो सिंदूर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंदूर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंदूर जो है दोस्तों आपका अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। फटाफट सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। आंख का पर्यायवाची है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, लोचन। लोचन जो है दोस्तों आपका आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, ये सारे आपके आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर है। पावक जो है दोस्तों आपका अग्नि का पर्यायवाची है। वसन जो होता है आपका वस्त्र, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विडौला पर्यायवाची शब्द है किसका। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। विडौला पर्यायवाची शब्द किसका है, तो भैया इंद्र का। विडौला है जो दोस्तों आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, या इसको शक भी बोलते हैं, इसके अलावा वास्तव भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जो आपके होते हैं इंद्र के या विडौला के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए सर, विचित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। विरुद्ध, विलक्षण, प्रतिकूल या विपरीत। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करते हैं विचित्र के बारे में, तो विचित्र का पर्यायवाची आपका विलक्षण होता है। क्या दोस्तों आपका होता है, विलक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अद्भुत, अनोखा, अनूठा, ये सारे के सारे आपके विचित्र के पर्यायवाची होते हैं। और विचित्र के अलावा यहाँ पर विपरीत है, तो विपरीत का मतलब होता है विरुद्ध या प्रतिकूल। विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना। आपको फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है। मुकुल, तुषार, निकुंज और प्रसून। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है प्रसून। अगर हम बात करते हैं, प्रसून हो गया, सुमन हो गया, पुष्प हो गया, पुष्प हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि फूल के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका एक जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है। निर्जर है, किंकर है, त्रिदश है और गीवाड़ है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो निर्जर, त्रिदश और गीवाड़ ये देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन किंकर जो है दोस्तों ये दास का, किसका, जो दास, गुलाम, नौकर होते हैं ना, उनका पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। फटाफट जवाब दीजिए सर, धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई, धूसर। बिल्कुल सही बात है सर। धूसर की अगर हम बात करते हैं तो धूसर का पर्यायवाची बेसर होता है। तो बेसर होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके अलावा गजवदन जो है गणेश का, और जो सदन है आपका घर का पर्यायवाची होता है। क्लियर है। तो ये दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाहुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पाहुना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, पाहुना, इसका पर्यायवाची किसका है भाई। जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। चलिए देखो, पाहुना का मतलब याद रखिएगा होता है अतिथि। अतिथि यानी कि आगंतुक हो सकता है, मेहमान हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, आपका आगंतुक होता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या आप मान सकते हो नए नए प्रैक्टिस सेट से बनाए गए क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। जवाब दीजिए दोस्तों, रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। आम, पक्षी, केला या चमक। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आम होता है। तो रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका आम होता है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पन्नग, चित्ताकर्षक, ललित या जात रूप। फटाफट जवाब दीजिए सर। सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। सोना का पर्यायवाची दोस्तों आपका जात रूप होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका जात रूप होता है। स्वर्ण, कनक, हेम, हाटक, ये सारे के सारे आपके सोना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताइए सर, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फटाफट जवाब दिए सर। त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक या गौ।
यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं नाक, बट यहाँ पर जो गौ है, याद रखिएगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो जो गौ है ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक, इसके अलावा एक होता है दिव्यधाम। दिव्यधाम सबने सुना होगा, दिव्यधाम होता है, परम धाम होता है, सुरलोक होता है, देवलोक होता है, ये सारे आपके स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन गौ जो है दोस्तों स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं, जबकि ये गाय का पर्यायवाची होता है। किसका? गाय का, धेनु का, सुरभि का, इन सब का पर्यायवाची होता है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए सर, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नदी, व्याघ्र, सरिता या शेर? जवाब दीजिए सभी लोग। नाहर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। नाहर के लिए जो समुचित पर्यायवाची शब्द है आपका शेर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कह रहा है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं शेर, लॉयन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शेर का नाहर होता है, केसरी होता है, मृगेंद्र होता है, वनराज होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है सूर्य, इसका पर्यायवाची बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग के जवाब यहाँ पर देखिए आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है दिनकर होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका दिनकर होता है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सारे आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भैया 31 से लेकर 36 तक आपको बताना है, विकल्प का उचित पर्यायवाची ही चुनना है। तो चिरंतन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए सर, चिरंतन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अच्छा, चिरंतन का जो पर्यायवाची होता है वो शाश्वत होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका शाश्वत होता है। और अनस्वर और प्राचीन भी इसी के पर्यायवाची होते हैं। अनस्वर और प्राचीन भी इसी के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अनल। बताइए सर, अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। अनिल और अनल अलग अलग चीजें होती हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है सर। अनल जो है भाई किसका? नलकूप नहीं है, अग्नि नहीं है, धूमिल नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों? अनल जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, आविर्भाव। फटाफट जवाब दीजिए सर। आविर्भाव जो है ये, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विकास है, निर्माण है, जन्म है या उद्भव है? फटाफट सभी लोग जवाब देते चलेंगे। सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आविर्भाव की अगर हम बात करते हैं तो उद्भव होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका उद्भव होता है। तो आविर्भाव का मतलब ये होता है उत्पन्न होना, यानी कि इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा उद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आसक्ति। बताइए सर, आसक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34, फटाफट जवाब दिए सभी लोग। आसक्ति। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा आसक्ति का जो विलोम होता, सॉरी पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका अनुरक्ति होता है, अनुराग होता है, लगन होता है, लिप्तता होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मनसिज। फटाफट जवाब दीजिए सर, जो मनसिज है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मनसिज, जितने पर्यायवाची हैं सब तैयार हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। मनसिज, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया मनसिज या मनोज या कदर्प या स्मर या अनंग, ये सारे के सारे आपके कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। कामदेव अभी इसके पहले भी एक बार मिल चुका है, तब भी मैंने आपको मनोज तो बताया था। तो यहाँ पर ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया ऋतुपति। ऋतुपति जो है किसका पर्यायवाची है? फटाफट जवाब दीजिए सर। ऋतुपति किसका पर्यायवाची है? फटाफट जवाब दीजिए। 36, फटाफट यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो ऋतुपति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ऋतुपति वसंत को भी बोला जाता है और मधुमास को भी बोला जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। कुछ लोग सी और कुछ लोग डी बोल रहे हैं, बट यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऋतुपति भैया वसंत और मधुमास दोनों होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घर का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा? विहार, आश्रम, इला या गेह? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो घर के अगर हम बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा सर? यहाँ पर गेह हो जाएगा। तो यहाँ पर गेह हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर विहार बोल रहे हैं, विहार नहीं होता है सर, गृह होता है, धाम होता है, आवास होता है, निकेतन होता है, बट यहाँ पर विहार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विहार किसका पर्यायवाची है, तो आश्रम का पर्यायवाची विहार होता है। याद रखिएगा, आश्रम का पर्यायवाची विहार होता है, ना कि घर का। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए सर, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा?
चार ऑप्शन है सम्मिलित, बैठक, परिषद या महावर्तन। फटाफट जवाब दीजिए सर। सभा। सभा आपका एक समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। और दोस्तों इसका जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सम्मिलित। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सम्मिलित, तो सभा का पर्यायवाची यहाँ पर सम्मिलित जो है नहीं होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। जवाब दीजिए फटाफट। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया सुमन की अगर हम बात करते हैं तो सुमन पर्यायवाची है। यहाँ पर पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर तनुजा नहीं होगा। तो यहाँ पर तनुजा याद रखिएगा नहीं हो जाएगा। तनुजा जो होता है दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों होता है? आपका पुत्री का पर्यायवाची होता है। पुष्प आपका फूल का पर्यायवाची है। कुसुम आपका पुष्प का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर तनुजा जो है नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लोग यहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। भाई फूल का पर्यायवाची आपका ये सारे होते हैं, पर तनुजा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? फटाफट जवाब दीजिए सर। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा या प्रेमदा? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो बागेश्वरी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर यहाँ पर शारदा। जो शारदा है या सरस्वती है या आपका वाग्देवी है, वीणा पाड़ी है, ये सारे के सारे आपके बागेश्वरी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा कमला, देखो कमला भी याद रखिएगा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा सुखदा जो है आपका सुख प्रदान करने वाली, सुखदा का मतलब होता है दोस्तों सुख प्रदान करने वाली स्त्री, और प्रेमदा का मतलब होता है प्रेम देने वाली स्त्री। तो दोनों स्त्रियों के लिए यूज होता है सुखदा और प्रेमदा, तो याद रखिएगा। कमला आपका श्री लक्ष्मी जी के लिए है। तो चारों ऑप्शन क्लियर है आपके। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख या अनभिज्ञ? फटाफट जवाब दीजिए सर। यहाँ पर अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जवाब देखिए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर भिज्ञ, बिल्कुल सही बात है सर। भिज्ञ की बात करते हैं तो भिज्ञ जो है आपका अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भिज्ञ का मतलब होता है समझदार, और अज्ञानी यहाँ पर बोला गया है ना, तो भिज्ञ मतलब समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, अकलमंद होता है। तो यहाँ पर ये पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? बताइए सर, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति और रोशनी? फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो ए बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो चांदनी है दोस्तों, ये आपका कौमुदी का पर्यायवाची है। चांदनी और क्या हो सकता है? चंद्रिका, अजोरिया भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अजोरिया। अजोरिया जो, जिसको अजोरिया रात बोलते हैं ना, तो अजोरिया कई बार पूछा गया है। तो अजोरिया जो होता है वो भी चंद्रिका या चांदनी का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुंज है, आली है, भ्रमर है, खद्योत है। तो याद रखिएगा भाई, भौरे की बात करते हैं तो यहाँ पर भ्रमर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? भ्रमर। कुंज नहीं होगा सर, कुंज अलग चीज होता है। भौरा का पर्यायवाची भ्रमर होता है, मधुप होता है, अली होता है। देखो आली लिखा है ना, तो यहाँ पर एक याद रखिएगा, अली जो अगर छोटे ई लगा है तो अली जो होता है ये भी आपका भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 44 और 45 के लिए आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। उदक है, आर्डव है, तुंग है और विश्वंभर है। फटाफट जवाब दीजिए सर। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही बात है सर। समुद्र के बारे में बात करते हैं तो अर्डव, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पर अर्डव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके अलावा आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो सौदामनी बताइए सर। सौदामनी बोला गया है सर, वहां पर सौदामनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दिए। गंगोत्री है, व्यापारी है, दारा है या विद्युत है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। सौदामनी की बात करते हैं तो यहाँ पर विद्युत जो है करेक्ट हो जाएगा। विद्युत जो है दोस्तों आपका सौदामनी शब्द का पर्यायवाची होता है। चंचला, चापला, दामिनी, इन्हीं को बोला जाता है। दामिनी से बना है सौदामनी। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द यहाँ पर अनुचित हो जाएगा? जवाब दीजिए फटाफट। विरचित, संगठना, उसके अलावा उद्भावना या रचना विन्यास। तो संरचना शब्द के लिए यहाँ पर जो अनुचित पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखा जाए तो उद्भावना हो जाएगा। उद्भावना क्यों हो जाएगा सर? संरचना शब्द क्या मतलब होता है? विरचित या संगठना, ये रचना विन्यास होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उद्भावना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो उद्भावना शब्द जो है संरचना का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए या सी नहीं होगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। फटाफट जवाब दीजिए सर, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पंकिल है, नीरज है और निर्मल है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, ये क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर स्वच्छ की बात करते हैं तो स्वच्छ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो निर्मल होता है। निर्मल होता है सर, नीरज नहीं होता है सर। नीरज तो अलग चीज हो गया, पंकिल नीरज तो अलग है, बट यहाँ पर स्वच्छ की बात करते हैं तो ये निर्मल का पर्यायवाची शब्द होता है, या निर्मल जो है स्वच्छ का पर्यायवाची होता है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो पीडीएफ में आपको ये सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 48 और 49 में बताना है मृगधर, पर्यायवाची शब्द बताना है। मृगधर का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए सर, मृगधर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 48 49 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करते हैं मृगधर के बारे में तो मृगधर का जो पर्यायवाची शब्द है आपका चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका चंद्रमा। सिंह नहीं होगा सर, चंद्रमा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मृगधर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पराग। पराग का पर्यायवाची बताइए सर। सुकुमार है, भारती है, फूल है या सुगंध है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पराग का मतलब क्या होता है सर? खुशबू होता है ना, खुशबू, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सुगंध जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर? सुगंध हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। तो अभी मैंने भौरों के बारे में बताया था, भौरे क्या होते हैं, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भौरे के बारे में मैंने आपको बता दिया, भ्रमर होता है, अली होता है, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? मधुप भी होता है, मधुकर भी होता है, भ्रमर भी होता है। तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो जलज है, ये जलज जो है आपका भौरे का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। जलज बेसिकली आपका शायद कमल का पर्यायवाची होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जलज जो होता है आपका कमल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, यहाँ पर आपको आकाश का बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए सर, आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया सर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्योम, आकाश का मतलब व्योम भी होता है, नभ भी होता है, गगन भी होता है, लेकिन रसाल जो होता है ये बेसिकली आम का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों? आपका आम का। अमृत फल भी बोला जाता है रसाल को, इसके अलावा आम्र भी बोला जाता है, इनके पर्यायवाची होते हैं। तो भाई ये 51 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने करवाए हैं ये आपके पर्यायवाची से थे। अब पर्यायवाची, अब आप जो 24 तारीख को एग्जाम देने वाले हो या यूपी पीसीएस का भी एग्जाम दोगे तो इसके बाहर पर्यायवाची कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग इसको डाउनलोड करके पूरा पर्यायवाची क्लियर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग विलोम शब्द की ओर। विलोम ज़्यादा नहीं है, बट जो भी लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ। तो विलोम शब्द फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। 38 क्वेश्चन शायद विलोम से हैं, फटाफट देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म आपका असंगत है? असंगत चुनना है, यानी कि कौन से आपके में विलोम शब्द नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए घात प्रतिघात है, तो ये आपके एक दूसरे के विलोम हैं। प्रसारण संकुचन ये भी एक दूसरे के विलोम है, और खग मृग ये भी आपके एक दूसरे के विलोम है। लेकिन शाश्वत और यहाँ पर सदैव लिखा है, तो शाश्वत का जो विलोम होता है वो क्षणिक होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका क्षणिक हो जाएगा। शाश्वत मतलब सदैव, ये तो पर्यायवाची दे दिया ना, तो यहाँ पर क्षणिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? ये कई बार आपसे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रिजु का विलोम क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना हो गया। रिजु मतलब होता है सरल, सीधा जो हो, यानी कि उसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। याद रखिएगा, रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट होगा। रिजु का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? वक्र होता है। त्रिकोण तो अलग चीज है, रिजु मतलब सीधा, और इसका विलोम आपका वक्र हो जाएगा। क्लियर है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जटिल का विलोम क्या होगा? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जटिल का विलोम क्या लिखेंगे हम लोग? सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, जटिल का जो विलोम होता है वो आपका सरल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे सबको विलोम और पर्यायवाची सरल लगते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां करके आ जाते हैं। तो ये सेशन मैंने इसीलिए रखा है कि एक ही सेशन में दोनों कंप्लीट करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? अमर, विश्व, मर्त्य या विश्व? जवाब देखिए यहाँ पर सभी लोग देते हुए कोशिश करेंगे। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विष, बिल्कुल सही बात है, विष जो है आपका अमृत का विलोम हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि जड़ का विलोम क्या होता है? बताइए सर।
जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम, बिल्कुल सही बात है सर, जड़ का विलोम आपका चेतन होता है। जल का विलोम आपका थल होता है। मूर्ख का विलोम आपका विद्वान यहां पर दिया गया है, तो मूर्ख का विद्वान, जल का थल, और जड़ का विलोम क्या होता है आपका चेतन होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है भाई हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष मतलब बहुत खुश होना, यानी कि खुशी, उल्लास, तो ये तो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आनंद भी हर्ष जैसा ही हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं अगर विषाद के बारे में, तो विषाद जो है दोस्तों आपका हर्ष का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, सुषुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए सर, सुषुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। और आपके सामने चार ऑप्शन है। सुषुप्ति मतलब भैया सोना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेध तो होगा नहीं। और यहाँ पर सुमिति दिया गया है, तो सुमति जो होता है इसका विलोम कुमति होता है। क्या होता है दोस्तों आपको? कुमति होता है। और समष्टि दिया गया है, तो इसका विलोम आपका होता है व्यष्टि। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, व्यष्टि होता है। और सुसुप्ति का विलोम आपका क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। और निषेध मतलब किसी को मना करना, यानी कि इसका विलोम क्या हो जाएगा? किसको मना ना करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्तुत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सर स्तित्व का विलोम क्या होगा? हास होगा, हास होगा, हानि होगा, या हेय होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका विलोम बताइए क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट जवाब दीजिए सर। चलिए याद रखिएगा भैया, यहाँ पर इसका जो विलोम हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हेय। तो स्तुत्य का जो विलोम होता है हेय होता है या निंद होता है। ये भी याद रखिएगा, निंद भी होता है, निंद भी होता है इसका विलोम। और लाभ का विलोम हानि होता है, हास है आपका। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है वहास, तो ये दोनों एक ही होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस या निर्माण। यहाँ पर कौन सा विलोम युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भैया, पौराणिक और प्राचीन। तो अगर पौराणिक की बात करते हैं और प्राचीन की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन होता है, ना कि पौराणिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण, ये सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए सर, वैमनस्य का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दिए सभी लोग। वैमनस्य, क्वेश्चन नंबर 10। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है सर। तो वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सौमनस्य। याद रखिएगा, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों आपका? सौमनस्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अवमनस्य नहीं होगा, सौमनस्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवमनस्य, विमनस्य और सुमनस्य ये बेसिकली त्रुटिपूर्ण है, कोई ऐसे शब्द ज्यादा नहीं होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निंदा है का विलोम यहाँ पर स्तुति है, श्लाघ्य है, निंद है और निरुद्ध है। चलिए, निंद अभी मैंने आपको बता दिया था, निंद तो होता है भाई स्तुत्य का विलोम। किसका होता है? स्तुत्य का विलोम होता है, या इसका विलोम आपका वंद भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर निंदा का विलोम पूछा गया है, तो याद रखिएगा निंदा का विलोम आपका स्तुति होता है। निंदा मतलब किसी की निंदा करना, स्तुति मतलब किसी की निंदा ना करके मतलब बताना कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो स्तुति करना होता है। क्लियर है? या स्तुति बहुत किसी की स्तुति वैसे भी की जाती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? तामसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तामसिक का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक, दृढ़, अभय या सामिस? फटाफट जवाब दीजिए सर। तो बिल्कुल सही बात है सर, तामसिक का जो विलोम होता है आपका क्या होता है? देखो, सामिस का निरामिस होता है, अभय का निर्भय होता है। अभय का क्या होता है सर? अभय का निर्भय हो जाए, सभय हो जाएगा या निर्भय हो जाएगा। अभय का विलोम आपका सभय हो सकता है, सॉरी अभय निर्भय तो एक ही चीज है, अभय का विलोम सभय हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दृढ़, तो दृढ़ का विलोम तामसिक नहीं होगा। लेकिन तामसिक के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर जितने लोग बोले सात्विक, वो करेक्ट हो जाएंगे। दृढ़ तो मतलब होता है निश्चित, और सात्विक तो अलग चीज, तामसिक अलग चीज है ना। तो सात्विक का विलोम तामसिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? 13 से 18 तक के लिए आपको जो रेखांकित भाग हैं उनका विलोम बताना है, विलोम झाड़ करके लिखना है। तो कह रहा है योग, योग का विलोम क्या होता है? बताइए सर।
योग का विलोम क्या हो जाएगा सर, फटाफट जवाब दीजिए सर। तो योग का अभियोग होता है, नियोग होता है, रोग होता है या भोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई योग की अगर हम बात करते हैं तो योग का विलोम आपका भोग होता है, अभियोग नहीं होता है, भोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भाई देखो, अगर हम बात करते हैं योग के बारे में तो याद रखिएगा योग का अभियोग नहीं होता। योग का मतलब होता है किसी चीज को योग करना, और योग का विलोम हमेशा याद रखिएगा भोग ही होता है। इसमें कैसे क्या बता दें, यहाँ पर योग का विलोम ही आपका भोग होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरीय का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। उत्तरीय का मतलब होता है आपका ऊपर पहनने वाला वस्त्र। तो बताइए इसका विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। अधो वस्त्र, बिल्कुल सही बात है सर। अधो वस्त्र यानी कि जो ऊपर नहीं पहना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो ओजस्वी का विलोम बताना आपको। ओजस्वी मतलब जिसके तेज होते हैं। तो बताइए इसका विलोम क्या हो जाएगा, ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा सर? देखिए कांतिहीन है, शोकाकुल है, और यहाँ पर मलिन है और कामुक है। मलिन तो मतलब होता है गंदा, तो ओजस्वी का विलोम तो मलिन नहीं होगा, बट यहाँ पर कांतिहीन यानी कि जिसके चेहरे पर कांति हो ही ना। तो भाई ओजस्वी का समानार्थी कांति होता है, ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा, यानी कि जिसके चेहरे पर चमक ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई जैन मत को मानने वालों को श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो श्वेतांबर का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए श्वेतांबर का विलोम क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पर। तो श्वेतांबर का विलोम क्या हो जाएगा? देखो जैन मत में दो ही अंबर वाले थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो बिल्कुल सही बात है, श्वेतांबर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दिगंबर हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो कृपण का विलोम बताना है, फटाफट जवाब दिए सर। कृपण का विलोम क्या हो जाएगा? कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है भाई, बहुत जो कंजूस हो, किसी को कुछ देता वोता ना हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई कृपण का विलोम याद रखिएगा दानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कृपण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, दानी हो जाएगा। कृपण मतलब जो किसी को दान वान ना देता हो, दानी मतलब जो सब कुछ बांटता फिरता हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो ज्येष्ठ का विलोम बताना है, फटाफट जवाब दीजिए। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? अभी मैंने इसका जो पहला क्वेश्चन बताया था तो ज्येष्ठ का विलोम वहां पर देखने को मिला था आपको। तो बिल्कुल सही बात है सर, ज्येष्ठ का विलोम आपका क्या होता है, कनिष्ठ होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या हो जाएगा, यानी कि अनुरक्ति का विलोम बताना है आपको। क्या हो जाएगा सर, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था रिक्ति होगा, विरक्ति होगा या ग्लानि होगा। जवाब दिए सर। अनुरक्ति का विलोम दोस्तों आपका विरक्ति होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों, आपका विरक्ति होता है। क्रोध का विलोम आपका क्या होता है, क्षमा होता है। रिक्ति का विलोम आपका पूर्ण होता है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। तो लौकिक का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो लौकिक, जवाब देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ के ही आपका आंसर देखिए आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो अलौकिक, बिल्कुल सही बात है। लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अलौकिक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसे कुटिल दिया गया, तो कुटिल का भी जान लो। कुटिल का मतलब होता है सरल। कुटिल का विलोम आपका सरल हो सकता है। सांसारिक का परालौकिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांसारिक का क्या होता है सर, परालौकिक होता है, ये भी याद रखिएगा। सांसारिक का क्या होता है दोस्तों, आपका परालौकिक होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन। दुनियावी अर्थात ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संतोष महाधन है। तो संतोष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए सर। संतोष का विलोम क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बात है सर, संतोष का विलोम आपका असंतोष हो जाएगा। अस्वीकार का स्वीकार हो जाएगा। असहयोग का सहयोग हो जाएगा, और आसार का सार हो जाएगा। तो इसमें तो बस आला हटा देना था। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जवाब दिए दोस्तों। उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 है, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है सर, उद्धत। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, हम बात करते हैं अगर उद्धत के बारे में, तो उद्धत का विलोम हमेशा याद रखिएगा विनीत होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका विनीत होता है।
उत्तम का विलोम अधम, उत्तम शब्द का विलोम आपका अधम होता है। इसके अलावा यहाँ पर सौख्य है तो विलोम कोमल का कठोर होता है, कोमल का क्या होता है, कठोर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर उत्तम का अधम होता है, उद्धत का विनीत होता है। तो यहाँ पर ये तीनों याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि विपरीतार्थक शब्द चुनना है। शोषक, शोषक का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। ये तो आसान है, तो 23 फटाफट जवाब दीजिए सर। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा। शोषित पोषक, पोषक होता है लेकिन कौन सा पोषक होगा, बी वाला। बिल्कुल शुद्ध वर्तनी भी आपको देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। और शोषण यहाँ पर दिया गया है तो इसका विलोम आपका पोषण होता है, यानी कि शोषण का विलोम पोषण, शोषक का विलोम पोषक। क्लियर है। और शोषित तो आपका अलग चीज हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसारण शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। प्रसारण शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिपादन, आरक्षण या संदर्शन या आकुंचन। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा प्रसारण शब्द का विलोम आपका आकुंचन होता है। आकुंचन भी होता है या सकुंचन लिखा है तो दोनों एक ही चीज होता है, दोनों विलोम मत समझिएगा। सकुंचन या आकुंचन एक ही चीज होता है। तो प्रसारण का विलोम या तो सकुंचन है या तो आकुंचन है, दोनों एक चीज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपको बताना है कि बेमेल शब्द चुनना है। 25 नंबर क्वेश्चन में और 26 नंबर क्वेश्चन में बेमेल चुनना है, यानी घर, परिवार, प्रियजन, बच्चे। यहाँ पर बेमेल कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दे सकते हैं आप लोग। घर है, परिवार है, प्रियजन है, बच्चे हैं। बिल्कुल सही जवाब है सर। देखिए प्रियजन सजीव है, बच्चे सजीव है, परिवार भी आपका सजीव में आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं घर के बारे में तो घर आपका एक निर्जीव चीज है सर। घर आपका एक निर्जीव चीज है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो बेमेल हो जाएगा। प्रियजन तो आपके मतलब मानव में आते हैं ना, प्रियजन के अंदर भी मनुष्य आता है, बच्चों के अंदर भी मनुष्य होता है, परिवार में भी मतलब मनुष्य है, लेकिन घर जो है आपका एक निर्जीव चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई समस्या, कठिनाई, खेद और जटिलता, यहाँ पर आपको बेमेल शब्द चुनना है। समस्या है, खेद है, कठिनाई है और जटिलता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो समस्या, कठिनाई, जटिलता ये एक चीज है, लेकिन खेद जो होता है वो अलग चीज होता है। इन सबसे अलग हो जाए। खेद आपका विलोम शब्द है, जबकि समस्या, कठिनाई, जटिलता ये एक दूसरे के एक ही अर्थ बताने वाले शब्द हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है आपको। कर्कश का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। कठोर, मधुर, विवेकी या विनम्र। फटाफट जवाब दिए सभी लोग। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा। कर्कश का मतलब जो बहुत कर्कश होता है, यानी कि आवाज इसकी मधुर नहीं होती है। तो यहाँ पर मधुर जो हो जाएगा इसका विलोम हो जाएगा। कर्कश शब्द का विलोम आपका जो हो जाएगा मधुर हो जाएगा, या कोमल अगर होता तो भी हो जाता है। जैसे कठोर का विलोम आपका कोमल होता है, विवेकी का अविवेकी होता है, विनम्र का अविनम्र होता है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है भैया, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। श्री गणेश मतलब किसी चीज को शुरू करना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया देखो जब कोई चीज हम लोग शुरू करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं श्री गणेश। तो यानी कि खत्म करने को क्या बोलेंगे, विनाश बोलेंगे या इतिश्री बोलेंगे, दोनों बताइए सर। तो इतिश्री होते हैं, तो इतिश्री हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। जबकि विनाश का मतलब होता है उत्पत्ति, तो विनाश और उत्पत्ति है। क्लियर है। तो विनाश और उत्पत्ति हो जाएगा। कोई चीज शुरू करते हैं तो श्री गणेश बोलते हैं, कोई चीज खत्म करते हैं तो देखिए पंडितों को आपने देखा भी होगा तो वो इतिश्री बोलते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। संपन्नता, फटाफट जवाब दीजिए सर। संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। संपन्नता की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा निर्धनता। क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्धनता। भाई कोई चीज संपन्न है, कोई निर्धन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर एग्जैक्ट रूप में करेक्ट आंसर यहाँ पर देखा जाए ना तो एक बहुत जो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है वो विपन्नता होता है। क्लियर है। विपन्नता अगर होता ऑप्शन में तो वो आप बहुत अच्छे रूप से लगाते। तो ऑप्शन नंबर जो विपन्नता या निर्धनता एक ही चीज है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौटिल्य का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो अगर हम कौटिल्य की बात करते हैं दोस्तों, कौटिल्य का जो विलोम होता है वो आपका आर्जो होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका आर्जो होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृथ्वी का विलोम बताइए क्या है। देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी का विलोम क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और पृथ्वी का विलोम क्या होता है, बिल्कुल सही बात है सर। पृथ्वी का जो विलोम होता है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं सर, पृथ्वी का विलोम आकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोचर का आगोचर होता है और आकाश
का विलोम आपका क्या, देखिए यहाँ पर लौकिक का अलौकिक हो जाएगा और धरती पाताल ये हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अवनी, अवनी एक शब्द है तो इसका विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अवनी शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जवाब फटाफट सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अवनी के बारे में दोस्तों, तो अवनी का विलोम आपका अंबर होता है। क्या हो दोस्तों, आपका अंबर होता है, या आपका अवनी का जो विलोम होता है आपका अंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, बताइए। 10 मिनट बचा है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। ऐहिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो ऐहिक की बात करते हैं तो ऐहिक का जो विलोम होता है परालौकिक होता है या पारलौकिक होता है। क्लियर है। इसके अलावा भौतिक का आध्यात्मिक होता है, सांसारिक का सांस्कारिक हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए आकाश के कई सारे विलोम होते हैं, अभी मैंने आपको एक बताया था धरती या पाताल भी होता है। तो आकाश का विलोम दोस्तों आपका पाताल भी होता है। तो ये तो सब पहले भी बता भी चुका हूं, तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। 35 और 36 में आपको विलोम शब्द जो चुनना है आपको। अल्पज्ञ का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अल्पज्ञ जिसके मतलब होता है भाई जिसको कम ज्ञान हो, यानी कि इसका अभिज्ञ नहीं होगा सर। अल्पज्ञ का जो विलोम होगा आपका क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा या बहुज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। 36, फटाफट जवाब दीजिए सर। जवाब देखिए यहाँ पर 36 का आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस के बारे में दोस्तों, तो क्रिस का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा, हृष्ट पृष्ठ। क्रिस का मतलब होता है दुबला पतला, तो क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। उदय, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा उदय शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 38 और 39 के लिए कह रहा है कि विलोम शब्द बताना है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हो। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ जो आज्ञा मानता हो, और कृतज्ञ याद रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है दोस्तों आपका, कृतज्ञ। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कृतज्ञ हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है संकीर्ण का विलोम क्या होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए सर, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 39, अगर हम बात करते हैं संकीर्ण के बारे में, तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, विकीर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी किताबें हैं जहाँ पर संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण भी लिखा रहता है। तो अगर विस्तीर्ण कहीं पर मिल जाता है तो वो भी याद रखिएगा। जैसे आपका PN पांडे की बुक है, तो वहाँ पर भी संकीर्ण का विलोम को विस्तीर्ण देखने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी किताबें जहाँ पर विकीर्ण भी है, जैसे कि एक लेखक हैं डॉक्टर अशोक तिवारी, उनकी किताब में आपको विकीर्ण देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हो गए भैया आपके 2 टॉपिक खत्म। अब एक और टॉपिक यहाँ पर फटाफट खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो वो टॉपिक है आपका शब्द युग्म के अर्थभेद। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि आदि और व्याधि शब्द युग्मों में आदि का अर्थ क्या है। जवाब दीजिए फटाफट, आदि का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, आदि और व्याधि शब्द युग्म में जो आदि होता है इसका मतलब होता है मानसिक कष्ट। याद रखिएगा, आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। तो दोनों चीज याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शब्द युग्म का सही अर्थभेद चयन करिए। अंबुज और अम्बुद, अंबुज का मतलब क्या होता है और अम्बुद का मतलब क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं अंबुज के बारे में, तो अंबुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बादल। तो अंबुज का मतलब कमल और अम्बुद का मतलब बादल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो लोग जवाब दे रहे हैं ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अभय और उभय, फटाफट जवाब दीजिए। तो अभय का मतलब क्या होता है, जो बहुत, अभय मतलब निर्भय होता है, जिसको कोई डर नहीं होता है। और उभय मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अभय का मतलब निर्भय, उभय का मतलब दोनों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अली और अली बहुत बार पूछा गया है। UPSSC, UPSI, यूपी पुलिस, हर तरह के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अली का मतलब क्या होता है और अली का मतलब क्या होता है। जो छोटी ई होता है वो आपका भौरा होता है, और बड़ी ई का मतलब होता है सखी। याद रखिएगा, छोटी ई यानी कि भौरा, बड़ी ई मतलब सखी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, भौरा और सखी, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों 5 और 6 के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्मों का बताना है, आपको अर्थभेद चयन करना है। अंश और अंश, अंश का मतलब क्या होता है और अंश का मतलब क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अंश की बात करें अगर हम लोग, तो अंश का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका कंधा। और अंश, ये वाला जो अंश है इसका मतलब होता है भाग, यानी कि कंधा और भाग। तो ये भाग और कंधा नहीं होगा, कंधा और भाग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस यहाँ पर बड़ी पहले है तो पहले सखी हो जाएगा, फिर भ्रमर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। अभी आपको इसके बारे में पूरा बता भी दिया है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थों वाली सही जोड़ी को पहचाना है, यानी कि जो सुनने में समान हो और उनकी अर्थ जो है आपके भिन्न भिन्न हो। जैसे कुल और कुल, देखो इसमें तो श्रुति सम श्रुति सम श्रुति सम है नहीं, सुनने में तो अलग अलग है, लेकिन देखो ये सुनने में समान है। और एक कुल है आपका, जो एक आपका कुल होता है, आपका जो कुल वंश वाला होता है एक, और कुल का अर्थ होता है किनारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, वो जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, देखिए अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अनिल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अनिल का मतलब क्या होता है सर, अनिल का मतलब होता है आपका हवा, और अनल का मतलब होता है आग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, जितने लोग जवाब दे रहे हैं बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शब्द युग्म यदा और कदा का सही अर्थ युग्म का चयन करना है। यदा और कदा इसका बताना है। देखिए 102 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं, 100 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। यदा और कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करना है। तो यदा और कदा जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यदा मतलब जब होता है, और देखिए जब, यदा का मतलब होता है जब, और कदा मतलब होता है कब। तो जब कब होगा, लोग कुछ कब तब कर देते हैं, बट कब तब नहीं होगा, यहाँ पर जब और कब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो कह रहा है नियत और नियत शब्द युग्म का चयन करना आपको। नियत का मतलब क्या होता है और नियत का मतलब क्या होता है, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर नियत की बात करते हैं। तो नियत मतलब होता है जो चीज आपकी निश्चित होती है, ये चीज नियत है। और नियत का मतलब होता है इरादा। तो क्या आपकी नियत है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, निश्चित और इरादा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। मंदिर और मंदिरा युग्म का आपको अर्थ बताना है। मंदिर और मंदिरा शब्द युग्म का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। मंदिर का मतलब क्या होता है, मंदिरा का मतलब क्या होता है। तो भाई मंदिर जो होता है, याद रखिएगा, जो मंदिर होता है इसका मतलब होता है देवालय, जहाँ पर देवता वास करते, देवताओं का घर। और मंदिरा का मतलब होता है सर अश्वशाला, यानी कि जहाँ पर घोड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है। काफी लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं, बट यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, बताइए। शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही नहीं है। न्याय अन्याय, अचल अचला, धरा पृथ्वी, मान अपमान, फटाफट जवाब दीजिए सर। देखिए न्याय का विलोम आपका अन्याय होता है, धरा का विलोम आपका क्या होता है सर, पृथ्वी होता है, मान का विलोम अपमान होता है। लेकिन अचल और अचला की बात करते हैं, तो अचल और अचला, देखो अचल का मतलब होता है पर्वत और अचला का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि ये दोनों, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपकी जोड़ी सही नहीं हो जाएगी। यानी कि सब एक दूसरे के विलोम है, लेकिन यहाँ पर ये आपका विलोम नहीं है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सही अर्थ वाला आपको युग्म चयन करना है। आपको सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। आकर, आकार, खाना, आकृति, कुल, कूल, वंश, शीतल। तो मैंने अभी आपको कूल का मतलब शीतल नहीं किनारा बताया था, तो बी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आकर और आकार है, तो आकर और आकार यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं किस ऑप्शन के बारे में, निर्जर और निर्झर, निर्झर दिया गया है, इस ऑप्शन को देखो तो यहाँ पर निर्जर निर्झर भी गलत है। सर और सर, बाढ़ भला आदमी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर। यहाँ पर एक काम करिएगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आकर है और आकार है। तो जी हाँ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई आकार का मतलब आकृति होता है और आकर मतलब आपका खाना, खान होता है। यहाँ पर खाना मैंने पढ़ लिया था, खान लिखा है, तो ये करेक्ट है, खान बिल्कुल करेक्ट है। आकर मतलब होता है खान और आकार मतलब होता है आकृति। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा कुल का मतलब आपका वंश दिया है, कुल का मतलब किनारा होता है। निर्जर का मतलब देखिए देवता होता है, ना कि शून्य यहाँ पर दिया गया। निर्जर मतलब आपका देवता होता है, और निर्झर मतलब आपका देखो दिया ही गया है
झरना। इसके अलावा सर और सार दिया गया, तो शर का मतलब बाढ़ होता है और सर मतलब आपका होता है भला आदमी नहीं तालाब होता है। तो चारों चीज याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये चारों ऑप्शन आई होप अब तो क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चिर और चीर का अर्थ क्या है? बताइए फटाफट। चिर का मतलब क्या है और चीर का मतलब क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई चिर और चीर की अगर हम बात करते हो तो चिर का मतलब होता है आपका क्या? पुराना, और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्दयुग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 शब्दयुग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करते हैं अभिराम के बारे में और अविराम के बारे में, तो अभिराम मतलब होता है सुंदर और अविराम मतलब होता है लगातार। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी से आप लोग अब अगली वाली क्लास में जो है आ जाइए, क्योंकि आपसे ये होता है कि अगली क्लास और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपकी चलने वाली है, आपका जीके और जीएस का होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो जल्दी से आप लोग अगले क्लास में आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने पिन कर रखा है। तो उस क्लास पर आप बिल्कुल क्लिक करके उस क्लास में आ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट उस क्लास में जो आ जाइए। धन्यवाद।